समय न तो रुका है और न ही रुकेगा, पर यारो इसकी चाल से अपनी चाल तो मिलाओ। इसके न रुकते हुए भी रुका हुआ आपको मालूम चलेगा। तो हेलो साथियों, आज की चर्चा में आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणाप्रद जानकारी को लेकर हाजिर हूँ, जिसका शीर्षक है काल की इकाई से महाकाल तक की बारे में। आज आपके साथ जानकारी साझा करने वाला हूँ। आप सभी को डॉक्टर रमेश का अभिवादन, प्रणाम स्वीकार हो। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हम समय की गति के साथ कैसे अपनी चाल को मिला सकते हैं, या उसकी इकाई गति चाल क्या होती है, उससे हम लोग कैसे व्यवस्थित ढंग से उपयोग करके अनुकूल बना सकते हैं। साथ ही समय की छोटी इकाई से लेकर के बड़ी से बड़ी इकाई को भी जानेंगे। तो अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। क्या है कि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, तो पूरा वीडियो देखेंगे तभी जानकारी आपको पूरी मिल पाएगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। काल की इकाई से महाकाल तक। मालूम यह पड़ता है कि समय बिना किसी की प्रतीक्षा किए अपने ढंग से अपने क्रम में व्यतीत होता चला जाता है। पर इस संबंध में नए सिद्धांत सामने आए हैं कि गति की तीव्रता होने पर समय की चाल घट जाती है। मोटे तौर से इसका परिचय हम द्रुतगामी वाहनों पर सवारी करके आसानी से देख सकते हैं। 1 घंटे में पैदल चलने पर 3 मील का सफर हो पाता है, और वहीं पर मोटर से अगर चलें तो 1 घंटे में आप 40 मील पार कर सकते हो। यह समय व्यतीत होने की चाल का घट जाना ही कहा जा सकता है। यह तो मोटा उदाहरण हुआ। वैज्ञानिक अनुसंधान ने समय की गति सिकुड़ने से लेकर उसकी स्थिरता तक को एक तथ्य के रूप में सिद्ध किया है। यद्यपि वैसे अभी प्रत्यक्ष नहीं हो सका, पर सभी सिद्धांत प्रमाणिक ठहराए जा चुके हैं। इनके सहारे समय की गति को शिथिल अथवा अवरुद्ध होने की बात संभव कही जाने लगी है। यानी कि वैज्ञानिक इस खोज में लगे हैं कि वैज्ञानिक समय को कैसे रोकें, या उसको रुका हुआ कैसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसकी खोज में लगे हुए हैं। आइंस्टाइन ने अपनी क्लिष्ट गणनाओं के आधार पर इस संभावना को पूर्णतः विश्वस्त बताया है कि वे कहते हैं, गति में वृद्धि होने पर समय की चाल स्वभावतः घट जाएगी। यदि आप 18630 मील प्रति सेकंड प्रकाश की चाल से चला जा सके, तो समय की गति इतनी न्यून हो जाएगी कि उसकी व्यतीत होने का पता भी न चलेगा। यानी कि आप अगर प्रकाश की चाल से अपनी चाल कर लेते हैं, प्रकाश की चाल के बराबर, तो आपको समय बिल्कुल रुका हुआ मालूम चलेगा। पुराणों में ऐसी कथा मिलती है जिनमें समय की सापेक्षता का कल्पना की गई है। भागवत पुराण में वर्णन है कि पाताल लोक के राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती के लिए उपयुक्त वर तलाश न कर सके, तो उस कठिनाई को हल करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, और उस समय वहाँ एक संगीत कार्यक्रम चल रहा था। ब्रह्मा जी उसी में व्यस्त थे। अस्तु रेवत को प्रतीक्षा में बैठना पड़ा। सभा समाप्त हुई तब राजा ने ब्रह्मा जी को अपना मनोरथ बताया, तो उन्होंने हंसकर कहा, इतनी देर में तो पृथ्वी में 27 चतुर्युगी व्यतीत हो गई। जो लड़के तुम्हें पसंद नहीं आए थे वे सब मर खप गए। उनके वंश गोत्र का भी अब पता नहीं। इन दिनों नारायण के अंशावतार बलदेव जी विद्यमान है, उन्हें ही अपनी कन्या दान दे दो। तो देखिए, ब्रह्मा जी के जो वहाँ समय की गणना है बहुत ही फास्ट वहाँ होती है। मतलब कि उनका कार्यक्रम चल रहा था, उतने में यहाँ 27 चतुर्युगी बीत गया पृथ्वी पर। वैज्ञानिक प्रतिपादनों से पता चलता है कि समय खींचता और सिकुड़ता है। इसकी चाल धीमी हो सकती है, और हम भी धीमी भी हो सकती है और तेज भी हो सकती है। यह तथ्य सर्वसाधारण की समझ में शायद न आए, गणित के आधार पर हो सकता है इसे समझ सकना संभव हो सके। पर व्यवहारिक जीवन में यह सच्चाई सर्वविदित है कि यदि एक एक क्षण का सदुपयोग का ध्यान रखा जाए, तो थोड़ी सी जिंदगी भी इतना काम हम लोग कर सकते हैं कि जितना कि आलसी लोग 10 जन्म लेकर भी पूरा ना कर सके। यानी कि अगर आप हर एक क्षण का उपयोग करना जान जाते हैं, तो आपको एक ही जन्म में सभी अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कहते हैं कि 50 खरब से 80 खरब वर्ष पहले ब्रह्मांड में एकाएक विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट के केंद्र बिंदु से असंख्य मंदाकिनियां प्रकाश लेकर चल पड़ी। ब्रह्मांड में फैला हुआ जीवन और प्रकाश उसी स्रोत से बहता आ रहा है। यह भी कहा जाता है कि 10 खरब साल पहले हमारा सौरमंडल और यह जिस आकाशगंगा से बना है, उसके 30 अरब तारागणों में से कोई भी अस्तित्व में नहीं आया था। पृथ्वी पर मनुष्य का आविर्भाव 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 40 हजार
60 वर्ष पहले हुआ था। समय की सारी सीमाएं अनुमान मात्र है और उनका अनुमान घटनाओं से लगाया जाता है। घटनाएं न होती तो हमें समय का पता ही नहीं चलता। यह भी पता नहीं चलता कि संसार में समय नाम की कोई वस्तु भी है। उस सत्ता को पीछे लौट कर नहीं पाया जा सकता, क्योंकि आज तक जो भी घटनाएं ब्रह्मांड में घटी वह हम उनका इतिहास नहीं जान सकते। वह तो वेद के शब्दों में नेति नेति, इन्फिनिट इन्फिनिट है। फिर उस सत्ता का अनुभूति करनी हो, उसे ढूंढना हो तो कैसे ढूंढा जाए? जब वेद ने ही कह दिया नेति नेति, तो आप कैसे उसे ढूंढ पाएंगे? यह प्रश्न अनादिकाल से चला आ रहा है। दुनिया का हर विचारशील व्यक्ति, चाहे वह साहित्यकार हो या कलाकार, दार्शनिक हो या वैज्ञानिक, सभी इस प्रयत्न में हैं कि उस आदि सत्ता को ढूंढा जाए जो महाकाल से भी परे है। भारतीय मनुष्यों ने कहा उसकी अनुभूति पदार्थ और समय से परे उठकर ही हो सकती है। इसका व्यवहारिक हल ध्यान के रूप में निकाला। ध्यान द्वारा मन को स्थिर करना, पदार्थ और समय के ऊपर उठना ही है। ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था यद्यपि अति सूक्ष्म स्थिति है, पर वस्तुओं का विश्लेषण और सत्य की जानकारी का वही एक मार्ग बच गया है, ध्यान ही। सन 1944 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक प्रोफेसर इसाडोर आई राइवी ने एक अनुसंधान के आधार पर बताया कि संसार का प्रत्येक अणु बड़ी तेजी से कंपनशील है। उन्होंने बताया कि सीजियम के अणु 1 सेकेंड में 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार कंपन करते हैं। अणुओं के इस कंपन की बहुत सूक्ष्म समय में इतनी अधिक तेज कंपनशीलता इस बात का प्रमाण थी कि ब्रह्मांड विस्फोट के समय की सारी दशाएं और तत्व पदार्थों के सूक्ष्मतम परमाणुओं में निश्चित रूप से सन्निहित होने चाहिए। पर कठिनाई यह थी कि समय को छोटे से छोटा कैसे किया जाए। सृष्टि के कण कण में व्याप्त गतिशीलता को उतने ही सूक्ष्म स्तर पर मापा जा सकता है जितने सूक्ष्म समय की माप हो, पर वैज्ञानिक समय को अब तक शून्य, जीरो पर न ला सके। हाँ, यह अवश्य हुआ कि समय को छोटे से छोटा करने का प्रयत्न किया गया। अनुमान यह है कि समय को बिल्कुल शून्य अवस्था पर जिस दिन माप लिया जाएगा, उस दिन सृष्टि का हर सत्य प्रकाशित हो जाएगा। भारतीय ऋषियों ने जो ज्ञान तत्व को, ध्यान को समय से ऊपर उठकर विश्व चेतना का दर्शन का विधान बताया है, उसकी सत्यता का प्रमाण यहीं आकर मिलते हैं। आज जो भूकंप आता है वह वस्तुतः आज की ही किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं होता, वरन वह जहाँ से भूकंप फूटता है वहाँ के अणुओं की दीर्घकालिक हलचल का परिणाम होता है। हजारों वर्षों से सूर्य उस स्थान पर प्रकाश कण उड़ेलता रहा होगा। उन प्रकाश कणों की ऊर्जा किन्हीं तेल या तत्व के अणुओं को उत्तेजित करती रही होगी। उससे इलेक्ट्रॉनिक, न्यूट्रॉन कण ऐसे ही किन्हीं चार्ज कणों वाली शक्ति या गैस बनाती होगी और एकत्र होती रही होगी। आज उसकी इतनी मात्रा एकत्र हो गई कि वह दबाव झेलने में असमर्थ हुआ और फिर वह विस्फोट वहाँ पे हुआ। तो ऐसे घटनाएं घटती है, बहुत लंबे समय उसमें टाइम लगता है। तो हमें देखने में घटनाएं साधारण लगती हैं, लेकिन उसका जो निर्माण है बहुत लंबे समय से होता चला आता है। वह काल के थपेड़े खाने के लिए ही बना हुआ है। जो हम लोग मनुष्य प्राणी है वो काल के थपेड़ों को खाने के लिए ही बना है, क्योंकि समय के आगे उसका कुछ बस चलता ही नहीं है। वह बेबस प्राणी है, वह काल के थपेड़े खाने के लिए ही बना है। पर यह सचमुच उसे प्रदत्त शक्तियों के साथ लांछन है। मनुष्य के भीतर वे तत्व बहुत खूबसूरती से विकसित किए गए हैं, जिनको यदि जान और समझ लिया जाए तो मनुष्य प्रकृति के सूक्ष्म अंतराल में होने वाली परिवर्तनों को न केवल ज्ञाता वरन साझीदार तक होकर प्रकृति में अद्भुत हलचल उत्पन्न कर सकता है। यानी कि अगर अपने आप को मनुष्य साध ले और समय के अनुरूप बना ले तो वह प्रकृति के घटनाओं के साथ साझीदार हो सकता है। बिल्कुल हर एक घटनाओं का वह विटनेस हो सकता है, बिल्कुल साक्षी। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में ही लिखा है, क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेकजम ज्ञानम। यह तीसरे अध्याय के 52वां सूत्र है पतंजलि जी का। समय के छोटे टुकड़े में ध्यान जमाने से विवेकजन्य ज्ञान मिलता है और संसार की यथार्थ स्थिति का पता चलता है। जैन आगम में भी बताया गया है कि संसार की वस्तु स्थिति समय के परमाणु में स्थित होने पर ही पहचानी जा सकती है। भगवती शतक में लिखा है, परमाणु के द्रव्य, क्षेत्र और भाव ही नहीं होता, वरन काल या समय की इकाई भी सन्निहित होती है। उस इकाई का बोध होने पर संसार का यथार्थ ज्ञान हो जाता है।
आगे इसी बात को और स्पष्ट किया गया है कि पदार्थ के निर्माण का अंतिम कारण परमाणु है। वह सूक्ष्मतम है, भूत में था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा। इसमें एक रस, एक गंध, एक वर्ण, 2 स्पर्श तथा कार्य लिंग यानी आँखों से दिखाई न देकर केवल समय की सूक्ष्मतम अवस्था में ध्यान जमाने वाले ज्ञानी ही उसे समझ सकते हैं। तो यानी ध्यान की ऐसी महत्ता है कि आप अगर ध्यान अच्छा से करें तो आप हर एक घटनाओं के साक्षी बन सकते हो। अभी तक विज्ञान ध्यानावस्थित होकर अंतःकरण के सूक्ष्म विकास और विश्व की यथार्थ आध्यात्मिक स्थिति का विश्लेषण तो नहीं कर सका, पर जैसे-जैसे समय की इकाई छोटी होती जा रही है, विज्ञान भारतीय योगियों जैसे चमत्कार हासिल करता चला जा रहा है। अभी तक प्रयुक्त समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड थी। सेकंड का अर्थ दिन का 1/86,400वां हिस्सा। पर यह माप सही है? इसमें वैज्ञानिकों का संदेह है। दिन रात की माप सूर्योदय और सूर्यास्त से लेते हैं, पर पृथ्वी की गति अनियमित होने के कारण हर 100 वर्ष पीछे सेकंड में 1/1000वां हिस्सा के बराबर अंतर आ जाता है। युगों की गणना में यह अंतर बहुत भारी पड़ेगा और उससे घटनाओं को कभी भी सच के रूप में नहीं जाना जा सकता। तो अभी तक मतलब कि हम समय को सही से पकड़ नहीं पाए हैं। जो साइंस है अभी तक तो नहीं पकड़ पाया है सही समय की माप। क्यों? युगों की गणना में बहुत भारी अंतर हो सकता है। उसमें घटनाओं को कभी भी सच नहीं जाना जा सकेगा, क्योंकि परमाणुओं का कंपन तो इतना सूक्ष्म है कि वह 1 सेकंड में अरबों बार कांप जाता है। तब से 1 सेकंड को हजारवें भाग मिलीसेकंड, 10 लाखवें भाग माइक्रोसेकंड में बांटा। उससे भी काम न चलता दिखा तो 1 सेकंड को 1 अरब हिस्सों में बांटकर नैनो सेकंड की कल्पना की गई। नैनो सेकंड का अर्थ हुआ, यदि हम 1 नैनो सेकंड में 1 कदम चल सके तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा क्षेत्र में 1 सेकंड में 10 बार परिक्रमा कर सकते हैं। अगर उस चाल से चलें, 1 नैनो सेकंड के हिसाब से आपकी चाल हो जाए तो आप 10 बार भूमध्य रेखा की परिक्रमा कर सकते हो पृथ्वी की। अर्थात सारी पृथ्वी में जहाँ कहाँ क्या हो रहा है उस समय बातों को 1 सेकंड में 10 बार स्पष्ट आंखों से आप देख सकते हो। यह एक सिद्धांत है जो केवल ज्ञान से ही संभव हो पाएगा। स्थूल दृष्टि से समय की पकड़ हमें उन्हीं आश्चर्यों की ओर ले जा रही है जब अब प्रकाश को भी परमाणुओं में विभक्त किया गया है। प्रकाश अणुओं को फोटॉन्स कहते हैं और अनुमान है कि वे सेकंड के 1 लाखवें हिस्से के भी करोड़वें हिस्से में सीमित है। इसी बात को यदि यूँ कहें कि ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था प्रकाश की ही अनुभूति है और संसार केवल प्रकाश की लहरों का खेल है, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। समय की इस सूक्ष्मतम अवधि को पिको सेकंड कहा जाता है। नियोडाइमियस ग्लास लेजर के भीतर प्रकाश कणों के प्रवेश से इस छोटे टुकड़ों को प्राप्त किया जाता है और इनका उपयोग यहाँ तक हो सकता है कि 1 सेकंड में फुल स्केप समाचार हजारों मील दूर सेकंडों में पहुँचाए जा सकते हैं। 1 मिनट के अंदर ही इस विधि से पेरिस के किसी मरीज की हृदय गति का रेखाचित्र खींचकर वाशिंगटन पहुँचाया जा सकता है। तो अगर समय को आप ऐसे कंट्रोल कर लेंगे तो आपको बहुत सारी जो काम है बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस घटना को अगर और सूक्ष्म में जानना चाहते हैं तो गुरुदेव का बुक है भविष्य का धर्म, वैज्ञानिक धर्म। उसके आप पेज नंबर 2.19 से लेकर 2.21 में पढ़ सकते हो इस समय की क्या घटना है और कैसी उसकी इकाइयाँ बनी हुई है। तो इन सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि उस अवस्था में आत्मनिर्माण और ब्रह्म प्राप्ति का होगा, जिसे जाने बिना जीव अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता। यानी कि समय को अगर सही से जान गए तो आप भवबंधनों से और जो भी आप अभी संसार में उलझे पड़े हो वो अगर ज्ञान कर लेते हो तो आप सब कुछ जान सकते हो। धन्यवाद।